नमस्कार, आप सुन रहे हैं अक्षर लोक। चलिए शुरू करते हैं मुसाफिर कैफ़े भाग 10। मसूरी क्लब में एक टेबल पर पम्मी और चंदर का नाम साथ लिखा हुआ था। टेबल पर शैंपेन की बोतल सजी हुई थी। पम्मी ने बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। चंदर ने तैयारी के नाम पर 15 दिन बाद आज शेव किया था और बालों को जेल लगाकर गीला कर लिया था। चीयर्स। क्या बात है, कैंडल लाइट डिनर। थैंक्स मम्मी। चीयर्स। थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, तैयार होकर तो अच्छी लगती हो तुम। ऐसे नहीं लगती अच्छी, इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अभी लग रही हो। सेव क्यों की तुमने? दाढ़ी सूट करती है तुम पे। पहले किसी ने कहा नहीं। नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। तुम पहली लड़की हो जो ऐसा कह रही है। चलो अपनी कहानी सुनाओ, घर क्यों छोड़ा? यार, मैं बस झेल नहीं पा रहा था कुछ भी। सुधा के साथ करीब 1 साल से साथ रह रहा था। उसको 1000 तरह से समझा चुका था शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। नौकरी में अच्छा कर रहा था, प्रमोशन भी हुआ, लेकिन लग रहा था कि रोज भागे तो जा रहा हूँ पर कहीं पहुँच नहीं रहा। तो अपनी पूरी दुनिया से ब्रेकअप करके आए हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बढ़िया है ना? प्रॉब्लम क्या है? 2-4 ब्रेकअप तो होने ही चाहिए। हाँ, होने ही चाहिए, लेकिन ये ब्रेकअप थोड़ा अलग है। सारे ब्रेकअप एक जैसे होते हैं। नहीं, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? सुधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैं झेल भी नहीं पा रहा था उसे। प्यार बचा था तुम्हारे बीच? हाँ, बहुत बचा था। इनफैक्ट बच्ची की बात से मैं सबसे ज़्यादा खुश था कि चलो अब सुधा मान जाएगी। तुमने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं करनी चाहती थी वो शादी? हाँ, उसके शादी न करने के रीज़न सही नहीं थे, लेकिन गलत भी नहीं थे। क्या वजह थी, अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधा अक्सर संडे शाम को उदास हो जाती थी। जब वो उदास होती तो दारू पीती थी। जब बहुत उदास होती थी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। बहुत देर तक चुप हो जाती थी और बड़बड़ाने लगती थी। जब हमने साथ रहना अभी शुरू ही किया था, एक दिन सुधा ने ऐसे ही उदास होकर मुझसे पूछा, तुम्हें कभी किसी की बहुत याद आती है? हाँ। किसकी? अपनी गर्लफ्रेंड की। अपने घर वालों की नहीं आती? उनकी भी आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती। तुम्हें किसकी आती है? मुझे अपने एक अंकल की बहुत याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि मम्मी को उन अंकल से शादी कर लेनी चाहिए थी। कौन अंकल? हमारे घर पर एक अंकल आते थे। मेरे पापा अच्छे नहीं थे। जब मैं उनको अंकल बोलती थी तो वो क्या कहते थे? पापा बोला करो मुझको। उनकी बेटी मेरे बराबर थी। हम दोनों के लिए हमेशा बहुत सारी किताबें, खिलौने सब लेकर आते थे। तो शादी क्यों नहीं की मम्मी ने? पापा ने कभी तलाक दिया ही नहीं मम्मी को। अब कहाँ हैं वो अंकल? तुमने कोशिश नहीं की ढूंढने की? नहीं। क्यों? तुमको ढूंढना चाहिए था ना उनको। कम से कम तुम रोती तो नहीं। इसीलिए नहीं ढूंढा क्योंकि मिल जाते तो उनकी याद आना बंद हो जाती। संडे शाम को मुझसे बात मत किया करो। ऐसी थी सुधा। एक वजह तो ये थी कि उसके अपने पेरेंट्स की शादी कभी सही नहीं चली। इसके अलावा सुधा वकील थी, तो वो रोज कोर्ट में डिवोर्स देख देख कर शादी को लेकर कभी श्योर नहीं हो पाई। उसको शादी से डर लगता था। अपनी ये कहानी सुनाकर चंदन ने शैंपेन का एक बड़ा घूंट लिया। अम्मी ने ये सुनकर खामोशी का एक लंबा घूंट लिया। सामने टेबल पर जलती बुझती हुई मोमबत्ती से थोड़ी सी उदासी निकलकर दोनों के चेहरे पर फैल गई। अम्मी ने अपनी उदासी को हाथ से पोंछकर चंदर से कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? नहीं आई, क्या करूं? हर दिन एक जैसा थोड़े होता है, हमेशा एक जैसा तो नहीं होता ना। खैर, मैं इस बारे में अब कोई और बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हें बताई तो थी, मेरी कहानी में इतना इमोशन, इतना ड्रामा नहीं है। यार, बस 2 बार घनघोर वाला प्यार हुआ था। एक बार प्योर लव वाला प्यार, एक बार
प्योर सेक्स वाला प्यार। प्योर सेक्स वाला प्यार आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या फ़र्क था दोनों में? कोई फ़र्क नहीं था। दोनों प्योर थे, दोनों बहुत अच्छी बातें करते थे। फिर कभी शादी का ख्याल नहीं आया? आया, फिर क्यों नहीं की? शादी को सोचते ही हमारी बातें बोरिंग होने लगी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शादी बाय डिज़ाइन थोड़ी बोरिंग होती है। शादी के बोरिंग होने में दोनों लोगों की कोई गलती नहीं होती। इट्स डिज़ाइन फॉल्ट यू नो। ऐसे तो पूरी ज़िंदगी ही बोरिंग होती है। हाँ, होती है, लेकिन मैं शादी वाला बोरियत नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कभी मैंने शादी की भी तो उससे करूँगी जिसकी बातों से कभी मैं बोर ना हो पाऊँ। फिर तो मिल चुका तुम्हें कोई। वैसे भी हम बातों से नहीं, दूसरों की आदतों से बोर होते हैं। जब कोई ऐसा मिले जिसकी आदतों से बोर ना हो, तब झट से कर लेना शादी, या फिर जब किसी के साथ रहते हुए शादी की ज़रूरत ही महसूस ना हो, तब करना शादी। क्या लगता है तुम्हें? प्यार क्या होता है? तुम तो इतनी किताबें पढ़ते रहते हो। प्यार बस एक तरह की आदत है। प्यार के बारे में दुनिया की बाकी सारी डिफिनीशंस केवल शो ऑफ है यार। तो तुम अपनी सुबह वाली आदत का क्या करोगे? पता नहीं, नई आदत डालने की कोशिश, और कोई कर भी क्या सकता है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। अकेले कैसे मैनेज करेगी वो? हाँ, शायद थोड़े दिन में लौट जाऊँ। चलो, बहुत उदास उदास बातें हो गई। से समथिंग नाइस। मुझे कैफ़े में एक कमरा तो मिलेगा ना रहने के लिए? हाँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि हम वहाँ खूब सारी किताबें रखेंगे। अगर तुम रुके तो तुम नीचे कैफ़े में बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाया करना। मैं भी सुना करूँगी। मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद है, हैरी पॉटर भी। मैं रस्किन बॉन्ड सर से भी बात कर लूँगी। उनको बुलाएंगे हम कहानियाँ सुनाने के लिए। इसके बाद दोनों घंटों बैठकर इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते रहे। शैंपेन की बोतल खाली हो गई। रात ने बढ़कर घड़ी में 11 बजा दिया। पम्मी और चंदर की पुरानी आदतों ने एक दूसरे में नई आदतें ढूंढना शुरू कर दिया। चंदर और पम्मी क्लब से निकलकर सड़क पर टहलने लगे। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मसूरी के मौसम ने खुश होकर हवा में धुंध फैला दी। दोनों के टहलने में सुकून था। ये सुकून फ्यूचर को लेकर नहीं था, बस उस शाम को लेकर था। रास्ते में हनीमून इन पड़ा तो चंदर ने पम्मी को बताया कि वो हमेशा से यहीं हनीमून मनाने आना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चंदर का होटल पड़ा तो पम्मी बोली, चलो कमरा दिखाओ अपना। क्या करोगी देखकर? अरे क्यों देख नहीं सकती? क्या पता कमरे में क्या हो। पता तो होना चाहिए कि तुम कौन हो। कमरे से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? हम अपने कमरे में जैसे रहते हैं उसी से पता चलता है कि सही में हम कौन हैं। लेकिन तुम्हें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना कि कौन हूँ मैं। नहीं पड़ता, फिर क्यों देखना है मेरा कमरा? ऐसे ही। ये बोलकर पम्मी ने चंदर के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ ली। चंदर की हाथ की छोटी उंगली ने पम्मी के हाथ की छोटी उंगली को गले लगा लिया। चंदर पम्मी को लेकर होटल में आया। रिसेप्शन वाले लड़के ने चंदर को पम्मी के साथ देखकर आंख मारी और बोला, सर कुछ भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। कमरे में घुसते ही कमरे ने पम्मी और चंदर को गले लगा लिया। ठीक बाथरूम के दरवाजे के पास पम्मी अपने साथ मसूरी की थोड़ी धुंध साथ ले आई थी और चंदर हनीमून इन पर बनी हुई यादें ले आया था। चंदर पम्मी में सुधा की यादें ढूंढने लगा। पम्मी नई यादें ढूंढने लगी। मसूरी की धुंध पम्मी और चंदर की नई आदतों में पिघलने लगी। कभी कभी करीब आने के लिए बस एक शाम चाहिए होती है बस। अगले एक हफ्ते चंदर और पम्मी की ज़्यादा बात नहीं हुई। हफ्ते भर में चंदर ने सारी किताबें ख़त्म कर ली थी। उधर पम्मी कैफ़े का सारा पेपर वर्क निपटा लिया। पम्मी ने चंदर को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया। चंदर कैफ़े के पेपर में अपना नाम देखकर चौंका। पम्मी ने पेपर वर्क कुछ इस तरह से कराया था जिससे ये साबित होता था कि चंदर इस कैफ़े का 50% मालिक है। चंदर पम्मी से इसकी वजह पूछी तो उसने हंसकर टाल दिया और बोली, तुम नहीं होते तो मुसाफिर कैफ़े बस ले आउट में ही रह जाता। चंदर कुछ नहीं बोला। जब वो कागज़ पर साइन कर रहा था तब उसे सुधा की याद आई।
उसको ये बात भी याद आई कि दुनिया में कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है जहाँ चंदर और सुधा के साइन एक साथ हों। चंदर के साइन करते ही पम्मी बोली, तुम होटल के चेकआउट करके घर आ जाओ। इतना बड़ा कोई महल नहीं है मेरा, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चंदर ने ना हाँ की ना ही मना किया। शाम को अपना बैग और किताबें लेकर पम्मी के घर पहुंच गया, ये सब सोचते हुए कि कहीं ये सब गलत तो नहीं है। जिस दुनिया में ये गलत होता है वो पीछे छोड़ आया था। फिर उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया तो उसको सब कुछ गलत लगने लगा। पम्मी ने चंदर को उसका कमरा दिखाया। कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं था। कमरा चंदर की ज़िंदगी जैसा ही खाली खाली था। एक सिंगल बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। पूरी शाम चंदर अजीब सी हालत में रहा। उसने बहुत कम बातचीत की। उसको ठीक वैसा लगा जैसा कि सुधा के उसके घर शिफ्ट होने पे लगा था। ये सब सोचकर उसने पम्मी का फ़ोन लेकर सुधा को कॉल लगाया। हेलो, मैं चंदर, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। डिनर कर लिया? हाँ, कर लिया। तुमने? अभी नहीं, करूँगा। ये नया नंबर है? नहीं, ये पम्मी का नंबर है। कौन पम्मी? बताऊँगा, लंबी कहानी है। यहाँ मसूरी में मिली। मैंने पम्मी के साथ एक कैफ़े लिया है। तो लौटने का प्लान नहीं है मतलब? पता नहीं अभी। तुम बताओ, आ जाता हूँ। नहीं, मेरी वजह से मत आओ। डॉक्टर के यहाँ गई थी? वहीं हूँ। इतनी रात में? हाँ। क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, बताया तो। फिर इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ। सुधा बताओ क्या हुआ है? मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि अभी अगर बेबी कैरी करूँगी तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगी। कब हुआ? आज। इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाए। चंदर को लगा अब जाकर उसका घर छूटा है। बिना खाए अपने कमरे में चला गया। उधर सुधा फ़ोन रखने के बाद अपने घर में अपने बिस्तर पर चंदर को बहुत देर तक ढूंढती रही। सुधा ने झूठ बोलकर चंदर को आज़ाद कर दिया था। वो सही में चाहती थी कि वो अपना पागलपन ढूंढकर जी पाए। अपने इस झूठ के लिए वो रात भर रोती रही। उधर चंदर भी रात भर रोता रहा। दुनिया की सारी उदासी चंदर और सुधा ने उस दिन आपस में बांट ली थी। जो भी रातें रोते हुए गुजरती हैं, वो अगले दिन सुबह जरूर कुछ अलग लेकर आती हैं। सुबह उठते ही चंदर ने पम्मी को कहा कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, वो कुछ बनाकर खिलाए। न पम्मी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा, न चंदर ने बताया। किसी के जाने के बाद हम इस उम्मीद में नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि एक दिन नॉर्मल दिखने का नाटक करते करते सही में ठीक वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई चोटें इसलिए निशान छोड़कर जाती हैं ताकि हम अपनी सब गलतियां भूल ना जाएं। गलतियां सुधारनी जरूर चाहिए, लेकिन मिटानी नहीं चाहिए। गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती रहती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। मुसाफिर कैफ़े का काम तेज़ी से शुरू हो गया था। चंदन ने ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया था। उसके पास अभी भी साल भर का खर्च निकालने भर की सेविंग थी। तमाम किताबें जिनको वो खरीद के भूल चुका था, उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। 10 साल बाद पता है हमें किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? किसके साथ? बचपन में हमने माचिस की डिबिया में घर की खिड़की के कोने से आने वाली धूप को छुपाकर रखा होता है। तुमने भी रखा होगा। हाँ, रखा था। तो उससे ज़िंदगी गुजारने का क्या रिश्ता है? बस जिस दिन तुम्हें अपने अलावा कोई दूसरा ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी माचिस की डिबिया बिना खोले ही मान ले कि धूप अभी भी वहाँ डिबिया में होगी, तब सोचना नहीं, उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेना। और ऐसा कोई मिला ही नहीं तो क्या? कोई ऐसा मिला ही नहीं तो अपनी माचिस की डिबिया खोलकर थोड़ी सी धूप चख लेना। 10 साल बाद मसूरी। इन 10 सालों में दुनिया को जिस तेज़ी से बदलना चाहिए था, उससे ज़्यादा तेज़ी से बदल चुकी थी। मुसाफिर कैफ़े अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था। पम्मी और चंदर दोनों मिलकर कैफ़े चलाते। मुसाफिर कैफ़े में अब भी वही मेरे काम करते जो सालों पहले करते थे। कैफ़े अब बिल्कुल अपने लेआउट की तरह दिखता था। नीचे कुछ टेबल थे, कुछ गद्दे थे
एक दीवार पर मुसाफिर कैफ़े विजिट करने वाले सैकड़ों लोगों की चंदर और पम्मी के साथ फ़ोटो थी। एक पूरी दीवार में सैकड़ों किताबें रखी थी। ऊपर वाले हिस्से में 5 कमरे बने थे और 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में चंदर और पम्मी रहते थे। सामने वाली बालकनी में बैठकर वो दुनिया भर की बातें करते थे। पता नहीं चंदर और पम्मी का आपस में जो था, उसको दुनिया की किसी भी किताब के हिसाब से प्यार बोला जा सकता था या नहीं। लेकिन पम्मी और चंदर को एक दूसरे की आदत थी। कैफ़े से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों एक-एक महीने के लिए अलग-अलग टाइम पर दुनिया घूमने जाते थे। उनके लिए दुनिया मतलब केवल विदेश नहीं था, उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था, उसके गाँव भी थे। उनके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था, उतना ही अंदर था। एक महीना उनका अपना होता था। उस एक महीने की कोई भी डिटेल न पम्मी मांगती थी, न चंदर। चंदर के घरवाले भी कभी-कभार मसूरी घूमने आते। उन्होंने ये मान लिया था कि इनको समझाना बेकार है। चंदर की माँ जब आखिरी बार आई थी, तो उन्होंने मजाक-मजाक में कह भी दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियाँ क्यों मिलती हैं, जिनको शादी नहीं करनी। चंदर हर संडे को बच्चों को पंचतंत्र में हैरी पॉटर की कहानी मिलाकर एक नई कहानी सुनाता। जो भी मुसाफिर कैफ़े आता, उसको पहली नज़र में ऐसा लगता कि चंदर और पम्मी शादीशुदा हैं। कोई उनसे इस बारे में पूछता भी तो वो हंस के टाल देते। यहाँ कमरे हमेशा बुक रहते। जो भी मुसाफिर कैफ़े में रुकता, उसको लगता ही नहीं कि वो किसी होटल जैसी जगह पर रुका है। सबको लगता कि पम्मी और चंदर उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वो दोस्त के यहाँ घूमने आए हैं। सर रस्किन बॉन्ड की भी ये फेवरेट जगह थी। 2 महीने में एक बार मुसाफिर कैफ़े में बच्चों को कहानियाँ सुनाने आते। चंदर और पम्मी ने दुनिया के साथ एडजस्ट ना करके मुसाफिर कैफ़े में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिसमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि दुनिया उनके हिसाब से एडजस्ट करती। जब भी कोई मुसाफिर कैफ़े में आता, तो वो यहाँ रुककर अपना कुछ न कुछ छोड़ के चला जाता। पिछले ही साल एक अमेरिकन को आकर यहाँ इतना अच्छा लगा था कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और करीब $5 लाख मुसाफिर कैफ़े के नाम कर दिए। उसके बाद से ही पम्मी और चंदर मुसाफिर कैफ़े में लोगों का रुकना फ्री कर दिया। मुसाफिर कैफ़े में रुकने पर बस खाने के पैसे देने पड़ते। वैसे भी दोनों को समझ आ चुका था कि कोई पैसे के पीछे कितना भी भाग ले, पैसा कभी पलट के आपको गले नहीं लगा सकता। इसलिए शायद दुनिया की सारी दौलत की औकात अक्सर एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बड़ी ही तुच्छ पड़ जाती है। पैसा कमाने में कई बार ज़िंदगी धीरे-धीरे करके गंवानी पड़ती है। धीरे-धीरे होने वाली कोई भी चीज़ पता ही नहीं चलती। इसलिए जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तब तक वो अपना मतलब खो चुके होते हैं। चंदर को अभी तक ये सही से समझ नहीं आया था कि उसका पागलपन क्या था, लेकिन मुसाफिर कैफ़े ने उसकी ज़िंदगी को जीने की वजह दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बालकनी में बैठे हुए पम्मी ने दारू पीकर चंदर से पूछा, बल्कि वो ऐसे सवाल चढ़ने के बाद ही करती थी, तो क्या लगता है तुम्हें? किस बारे में? तुम जब 10 साल पहले आए थे तो लाइफ की मीनिंग ढूंढने आए थे। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा, तो बताओ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की एज सच कोई मीनिंग नहीं होती, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही तो एक जैसी होकर भी सबकी लाइफ अलग अलग होती है। 10 साल में सुधा से मिलने का कभी मन नहीं किया? रोज़ करता है, फिर गए क्यों नहीं? उसकी लाइफ के मीनिंग में मैं कहीं फिट नहीं होता था, इसलिए बस अब इसके बाद कोई सवाल मत पूछना। जितनी चढ़ी थी सब उतर गई। बच्चा एडॉप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कर लो एडॉप्ट। अच्छा चंदर, एक चीज़ सही बताओगे? पूछूं? सवाल पूछने का मत पूछा करो, सीधे पूछ ही लिया करो। चंदर को ये बोलते ही सुधा की कमी की कोई बात याद आई। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुधा ने फ़ोन पर झूठ बोला था।
उसने बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया था। वो हर चीज़ की एक अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं पहचान ना पाऊँ। कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब 10 साल से। मैंने बाद में हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म भी किया था। तब भी तुम्हारा मन नहीं किया अपने बच्चे से मिलने का? किया, बल्कि रोज़ करता है। जब मैं बच्चे को कहानियाँ सुना रहा होता हूँ, तो लगता है कि मेरा बच्चा भी बीच में कहीं बैठ के सुन रहा है। उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देती है मुझे। ये सुनकर पम्मी चंदर के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंदर के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुपचाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में देने लायक अगर कुछ है, तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद। ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसलिए रही है क्योंकि लोग अभी भी जाने अनजाने एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद दे देते हैं। हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रहता है कि किसी दिन वो सब कुछ ईमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए। किसी के साथ बहुत लंबा रह लो तो भी वो इंसान अजनबी हो जाता है। ये बात पम्मी को इसी पल समझ भी आई और महसूस भी हुई। झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्योंकि झूठ में उम्मीद होती है। झूठ आखिर में उम्मीद तोड़ता भी तो है। झूठ से आखिर तक बात चलती तो है, वरना सारे रिश्ते एक शाम में खत्म हो जाएं।